So, from today onward, we shall start atoms. Atom a Greek word. It's a Greek word, and which means atoms. Atoms नहीं और times मतलब इसको divide किया जा सके. तो which can't be divided is known as atom. Atom के बारे में बहुत पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि it is the smallest part of any particle या smallest particle of any matter by which any matter is created. तो बहुत सारे एटम्स को मिलाने के बाद मैटर का निर्माण होता है. इसके बारे में हमारे यहाँ भी बहुत सारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने खासकर कणाद, जिनका नाम ही कण के नाम के ऊपर है, कणाद ने भी इस एटम की कल्पना की थी, है ना. ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, जिनमें आपके प्लेटो थे, उन्होंने भी इसी संकल्पना की थी कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है. तो एटम जिसका नॉट डिविजिबल, जो आज सही नहीं है, इसको भी तोड़ा जा सकता है. आप जानते हैं यहाँ कि इसको न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बहुत सारे सब पार्टिकल्स में इंटरचेंज होते हैं. हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, हम शुरुआत करते हैं कि एटम के बारे में या एटम की जानकारी सीक्वेंशियल तरीके से कैसे जुटानी शुरू की गई. तो सबसे पहले थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था. थॉमसन्स, एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड एज थॉमसन. थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. ठीक है. आप जानते हैं कि इट वाज थॉमसन हु डिस्कवर्ड अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड एटम एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन. तो थॉमसन ने ही कहा कि जैसे प्लम पुडिंग होती है ना, खीर की तरह का एक पकवान होता है पुडिंग, उसमें वो प्लम एक फल होता है, वो प्लम जैसे पड़ा रहता है, या जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स हैं, वैसे ही इसमें उस समय प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी. तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जो सॉरी ये जो सराउंडिंग है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है. ये जो सराउंडिंग है, तरबूज का जो गुदा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ये सब पूरा ठीक है. और ये जो सीड्स हैं, यानी जो प्लम्स हैं, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज. तो 3 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पुडिंग और वाटरमेलन लाइक सीड, है ना. एंड द equal number of positive charge is spread around these seeds या electrons, इनको उन्होंने कहा. तो उन्होंने सफलतापूर्वक ये तो डिस्क्राइब किया कि एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है. तो सबसे पहले थॉमसन का ये मॉडल, जिसमें इन्होंने कहा कि an atom is like a pudding in which equal number of negative charge जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, is embedded in the positive charge. उस समय इसकी खोज ली हुई थी, इसको आज प्रोटॉन आप कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग, तो ये जो
तो ये उनका प्रोटोटाइप मॉडल था। सबसे पहले उन्होंने एक चीज बताई आपको कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली एम्बेडेड है इन पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग में। तो सफलता उनको क्या मिली? तो इसकी सक्सेस क्या थी? ये तो थॉमसन का प्रोटोटाइप मॉडल है, वो पहले से आप पढ़ रहे हैं। सक्सेस इसकी क्या थी? इसका सक्सेस जो है देखो क्या था। सक्सेस एक ही इसकी सक्सेस थी, इट explain neutrality of atom। ठीक है, क्योंकि इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव तो इससे उसको डिफाइन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन फेलियर क्या करेगी? क्यों प्लान-कोडिंग मॉडल थॉमसन साहब का फेलियर में गिना जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम जो होते हैं उनमें से उनको अगर गर्म करें या एक्स्ट्रा एनर्जी दें तो क्या होता है? उनसे रेडिएशन निकलती है, और उन रेडिएशंस को अगर हम अरेंज करें अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट कांट इवन एक्सप्लेन spectral line of even या simpler atoms like hydrogen और हीलियम। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरी चीज ये नहीं बता पाता है, बाद में रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि वाई अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोज large scattering angle। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे उनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था। देखो अल्फा पार्टिकल अगर किसी एटम से लड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है और स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, स्कैटर हो रहा है, यानी जिससे स्कैटर हो रहा है वो भी पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन शर्त केवल इतनी नहीं है, शर्त ये भी है कि वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो बहुत ही स्मॉल स्पेस में, है ना। जिसे बाद में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके बताया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, बल्कि क्या होता है एक बहुत ही छोटे स्मॉल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे हमने बाद में नाम दे दिया न्यूक्लियस का। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हम सक्सेस फेल्योर और जो उनकी सफलताएं थी इन सबको पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में है। तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम रदरफोर्ड गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। रदरफोर्ड
मिट भी कहते हैं उर्फ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड-फॉयल, फॉयल की मतलब पन्नी, एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं क्या था ये। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि गोल्ड फॉयल लिया उन्होंने, है ना। उनका सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है ये देखिए। उन्होंने लेड की एक चेंबर ली। लेड की चेंबर की खासियत क्या होती है कि लेड को रेडिएशन जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने रखा रेडियोएक्टिव मटेरियल, स्पेशली उन्होंने लिया था बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ लिया, दिस इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यानी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसमें से अल्फा पार्टिकल आपका निकलेगा, ठीक है। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 83 होता है, ये याद रखिएगा। और इस आइसोटोप का एटॉमिक मास होगा वो 213 लेंगे, 213। तो ये बिस्मथ हो गया, रेडिएशन सोर्स है ये, इसका अल्फा, ये लेड चेंबर है, दिस इज लेड। लेड क्या, क्योंकि ये रेडिएशन को इस साइड नहीं आने देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल आगे जाने देगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां से मान लो ये अल्फा पार्टिकल हमारी निकलेगी, इस चारों तरफ निकलेगी, इसलिए इसको हम इसको फाइन लाइन में बदलने के लिए हम कोलिमेटर का यूज करते हैं। कोलिमेटर क्या करता है, जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हैं उनको इकट्ठा कर देता है, मतलब इधर उधर नहीं जाने देगा। ये सब जो इधर उधर जा रहे हैं केवल इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को जाने देगा। ये थोड़ा बीच में लेना था मैं, ये अल्फा पार्टिकल की फाइन बीम यहां से निकलेगी इस तरीके से। ये फाइन बीम किसकी है? अल्फा पार्टिकल की। और उसको ये कोलिमेटर जो है कोलिमेट कर रहा है, कोलिमेटर इन्हें स्कैटर नहीं होने दे रहे हैं, तो फाइन बीम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, पहचानिए, यही वो गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल का यूज क्यों करते हैं बता रहा है, दिस इज अ गोल्ड फॉयल। आप जानते हो गोल्ड फॉयल को हम 10 टू द पावर -7 मीटर की रेंज तक पीट सकते हैं, है ना। 10 टू द पावर -7 मीटर की रेंज तक पीट सकते हैं। इसकी मोटाई या थिकनेस जो होगी लगभग 2 × 10 टू द पावर -7 मीटर तक। सोच लीजिए इतना पतला पीट सकते हैं, यानी इसको मॉलिक्यूलर रेंज तक हम पीट सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉयल का यूज करते हैं। अब जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा, जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा, ये आपका अल्फा पार्टिकल आया, तो ये क्या होगा, किसी इसको आगे ले जाओगे तो किसी एंगल पे स्कैटर होगा। ये अल्फा पार्टिकल आपका क्या हुआ, स्कैटर हुआ। तो ये एंगल जो है कैसे नापा जाएगा, इस एंगल को नापने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा माइक्रोस्कोप ले लेंगे। ये हमारा माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप होगा, दिस इज अ माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेजर द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये जो है आपका क्या है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो रोटेटिंग माइक्रोस्कोप होता है ये। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल पे घुमा के जान सकते हैं कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ है किस एंगल पे स्कैटर हुआ है। तो माइक्रोस्कोप टू measure angle of scattering,
सिंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, बंद रखते हैं, ठीक है। दिस होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड, है ना, इनसाइड अ ग्लास, इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब। ये पूरे का पूरा क्या इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब में ये कोटिंग है, ये सारा ऐसा क्या है, कोटिंग की गई है। किस चीज की कोटिंग की गई है, ये पूरे का पूरे हिस्से का हमने कोटिंग किया है, इसके साथ जिंक सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो दिस होल चेंबर इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड सो दैट जैसे ही अल्फा पार्टिकल कहीं भी स्ट्राइक करेगा वहां आपको चमक उत्पन्न होगी, सिंटिलेशन उत्पन्न होगा। जैसे यहां उत्पन्न हुआ तो हम एंगल नाप लेंगे, तो ये कितना एंगल से डेविएट हुआ, इतने एंगल से। यहां अगर सिंटिलेशन उत्पन्न हो रहा है तो हम नाप लेंगे थीटा, इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा। तो ये जो बात हो गई उनके अरेंजमेंट की, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। क्वेश्चन कभी कभी छोटा सा यही पूछता है, व्हाई गोल्ड वायर इज चोजन, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सिंस द गोल्ड इज कैन बी बीटन टू अ मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है ना, थिन शीट ऑफ द गोल्ड कैन बी बीटन, है ना, इवन इट कैन बी बीटन अप टू a thickness of 2 into 10 to the power minus 7 meter, that is why gold is used। gold यूज इसलिए करते हैं, इसे बहुत पतला पीटा जा सकता है ताकि आराम से आपकी जो अल्फा पार्टिकल है वो किससे जाके टकराए, सीधे सीधे टकराए इसके साथ, एटम के साथ। तो अब चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम अपने रदरफोर्ड साहब का। ये अरेंजमेंट सारा हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो हो गया उनका अरेंजमेंट हुआ, इसको आपने बना लिया, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम केवल देखेंगे गोल्ड, ये जो गोल्ड वायर है इसमें से एक एटम लेंगे और उस पे जो है देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल का जो कंपार्टमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है और क्या निष्कर्ष निकाल रहा है रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, देखा ये आपका गोल्ड वायर है, अब देखिए सामने से ऐसे दिखेगा ना, चौड़ा सा पत्ता पत्ता, मतलब उसकी लीफ, गोल्ड की लीफ यानी गोल्ड की शीट, इसमें ये एक एटम इन्होंने शो किया है, इस एक एटम में ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड साहब ने ये देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आया सीधे निकल गया, कुछ नहीं हुआ, ये अल्फा पार्टिकल आया ये भी बिना डेविएशन के निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके, ये अल्फा पार्टिकल आया ये भी सीधे निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल आया ये भी सीधे निकल गया, ठीक। तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। क्या अनुमान निकाला होगा उन्होंने, यही निकाला होगा कि किसी एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, या तो रिफ्लेक्ट बैक होते या तो क्या होते, किसी एंगल पे मुड़ जाते। फिर उन्होंने देखा बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जिनको ऐसे जाना था वो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से, यानी रास्ता उनका क्या था, रास्ता इनका ये था लेकिन जा कैसे रहे हैं ऐसे, इनको जाना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था लेकिन गए इधर। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ये एंगल देखो, ये एंगल अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो दीज एंगल्स जो है या इसी तरीके से यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इसमें से जाना इधर था लेकिन चले जा रहे हैं इधर, कुछ को जाना इधर था लेकिन चल किधर जा रहे हैं, इधर। यानी ये जो एंगल है दिस एंगल थीटा, ये दिस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जो है क्या है, दिस थीटा आर लेस देन 90। तो ये थीटा जो है कुछ एंगल्स, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स लाइक दिस वन
मिलेगा। यानी इसको जाना किधर था, इधर जाना था ना, इधर जाना था, और मुड़ना किधर है, इधर। यानी यहाँ जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 90। इसी तरह यहाँ पे लीजिए, इसको जाना किधर था, इस डायरेक्शन में जाना था, बट ये इस साइड में किधर हो गया, ये इस डायरेक्शन में। ये भी थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। तो हमें तीन ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन, है ना। अनुमान क्या निकाला उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द अल्फा पार्टिकल इज वैकेंट। दूसरा उन्होंने देखा कि देयर आर वेरी फ्यू, है ना, 8000 में से केवल एक। तो देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर रेडिएटेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90, है ना। और तीसरा उन्होंने देखा कि वेरी वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से, है ना, लाखों में अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और किसी को कड़ी चीज से टकराया, ऐसे गया और पुनः अपने रास्ते पर रिफ्लेक्ट हो गया। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे। तो इनका ऑब्जर्वेशन पहले देख लो, और ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ मैं कंक्लूजन बाद में लिखूंगा। पहला ऑब्जर्वेशन देखो। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स goes straight through foil without any deviation। कोई डेविएशन नहीं होगा, विदाउट एनी डेविएशन। चलिए देख लो आप, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगोज विदाउट एनी डेविएशन थ्रू द गोल्ड फॉयल, है ना। या उनमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होती है विदाउट एनी डेविएशन, और with deviation या with scattering angle, with scattering angle कितना, ये थीटा क्या है, 90 से कम है ना, with scattering angle very small, जैसे थीटा क्या है, 90 से बहुत कम। पहला ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने। दूसरा देखा कि वेरी फ्यू, और कितना फ्यू, 8000 में से 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स undergoes scattering angle theta is greater than 90, very few। एक तो ये वाला देख रहा होगा, एक ये वाला देख रहा होगा। ऐसे 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 पे स्कैटर्ड होगा। समझ में आया आपके। तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका देखिए क्या था, वेरी फ्यू, लाखों में अल्फा पार्टिकल जाएगा और किसी कठोर चीज से, अभी हम इसको न्यूक्लियस का नाम नहीं दे रहे हैं, अभी आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, किसी कठोर चीज से टकराती है और रिट्रेस कर लेती है अपना पाथ, है ना। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल retraces मतलब दोबारा ट्रेस करती है अपना पाथ, इस रास्ते से गई लड़ने के बाद उसी रास्ते वापस आई। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल retraces its path after striking to any hard material
और वे बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल लग रहे हैं तो वो मटेरियल का बहुत कम जगह पे कंसंट्रेट होगा। हार्ड मटेरियल कंसंट्रेटेड या centered in very small space। ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे और निकाले, ठीक है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, आप देखते हैं। तीनों ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखिए अब हम पहले ये सारे तीनों ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला, रिजल्ट उस कंक्लूजन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम कंक्लूजन ऐसे ही लिखेंगे। पहले उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोज स्ट्रेट थ्रू द कॉइल विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट विद स्कैटरिंग एंगल वेरी स्मॉल। ऐसा तब होगा जब एटम का अधिकतर हिस्सा क्या हो, खाली हो, है ना। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम क्या है, इज एम्प्टी। पहला कंक्लूजन। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए कि वेरी फ्यू और कितना फ्यू, 1 out of 1000 अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोज एट स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। ऐसा तभी होता है, इस तरह वाला जो स्कैटरिंग हो रहा है ये रिपल्सन की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है और थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो ये इस वजह से हो रहा होगा, रिपल्सन की वजह से। इसका मतलब एटम में कहीं ना कहीं क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि सिंस अल्फा इज पॉजिटिव एंड undergoes and scattering angle theta is greater than 90 proves that positive charge is present where, present in the atom, और वो भी atom within small space, जिसको उन्होंने क्या टर्म दिया, which is known as nucleus, जिसको उन्होंने कहा कि यही न्यूक्लियस है। तो अगर अल्फा की वैल्यू जो है, सॉरी जो थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन 90 है, तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हैं, तो रिपल्सन किसी पॉजिटिव चार्ज से हुआ होगा। अब क्योंकि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल ही ऐसा स्कैटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज दैट इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, इसी को उन्होंने कहा द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। तो इसका नामकरण भी कर दिया उन्होंने न्यूक्लियस, है ना। दूसरे ऑब्जर्वेशन पे आप तीसरे पे देखिए, तीसरे का कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया, तीसरे का कंक्लूजन ये दिया कि द small space is very
very hard and centered in a small space. हाँ ये तो लिखवा दिया and centered in atom. ठीक है, वो small space is very hard and centered in atom known as, भाई दोबारा कॉन्क्लूजन निकाला, known as what? न्यूक्लियस। तो ये जो है उनके रिजल्ट्स थे हमारे रदरफोर्ड साहब के, ऑब्जर्वेशन दे दिया उन्होंने और रिजल्ट भी दे दिया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है रदरफोर्ड साहब का, वो बनाना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ग्राफ भी है, उसको देखते हैं जरा। तो आगे चलते हैं और हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बिटवीन scattered अल्फा पार्टिकल, है ना, बिटवीन नंबर ऑफ, क्या लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ scattered alpha particles and angle of scattering। ये बहुत पॉपुलर ग्राफ है, ये ऑब्जर्वेशन और जो उनका कंक्लूजन था ये ग्राफिकल मेथड से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलिए देखिए कैसे। इस एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ scattered अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इस एक्सिस पे ये नंबर ऑफ scattered अल्फा पार्टिकल है, इसको मान लो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हियर दिस इज थीटा, ये स्कैटरिंग एंगल होगा। इस एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्कैटरिंग एंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो ये 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 0 ये 10 टू द पावर 1 अल्फा पार्टिकल, ये 100 अल्फा पार्टिकल, ये 1000 अल्फा पार्टिकल, ये 10,000 अल्फा पार्टिकल, ये 1,00,000 अल्फा पार्टिकल, ये साइड में लेकर हुए ऊपर। ठीक है, और ये 10,00,000 अल्फा पार्टिकल और इसके बाद 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल्स पे हम अपनी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और अच्छा एंगल में शुरू करें तो 0 के बाद 0 से लेके हम 140 तक चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मान लो कितना हो गया, 20 40 60, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 100 120 140 और ये 160 180। तो लीनियर हो जाएगा, उसको हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो
क्या हो रहा है, स्मॉल एंगल्स पे आपके स्कैटर्ड होंगे। कहां तक, 60 के बाद 80 को मैंने लिखा है, ये 80 होना चाहिए था, दिस इज 80, देन दिस इज 100, then this is 120, then this is 140 and this is 160। तो हम ये देखेंगे कि यहां तक ये 90 है ना, 90 से पहले तक मेजॉरिटी ऑफ जो आपके अल्फा पार्टिकल हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके होंगे वो 90 से पहले मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे। उसके बाद ये वैल्यूज जो होंगी बहुत कम होती जाती है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो आप देखो ये है ना 90, दिस इज योर 90 से ज्यादा, दिस इज योर 90 से कम, यानी ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया जो है हमारा वो किसके लिए है, जहां थीटा जहां थीटा जो है वो लेस देन 90 है। और इस रीजन में यहां थीटा क्या है, इस रीजन में थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। तो रदरफोर्ड फॉर्म में वही आता है, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। रीजन 1 में स्कैटरिंग एंगल इज लेस देन 90 एंड इट इज कॉज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। देख रहे हैं करोड़ों अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 स्कैटर हो रहा है। और वहीं ग्रेटर देन 90 पे बमुश्किल आपके कितने हो रहे हैं, नाप के देख लीजिए, बमुश्किल 100 अल्फा पार्टिकल, इसके हिसाब से देखें, सॉरी इसके हिसाब से देखें तो 100 अल्फा पार्टिकल, 10 लाख अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं आपके एटम को क्रॉस करके। और मात्र जो 100 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 90 पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने निकाला था। तो इस पे जो कंक्लूजन निकालोगे आप यही निकालोगे, पहला कंक्लूजन क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा इज गोइंग एट थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। और दूसरा क्या, वेरी फ्यू अल्फा इज गोइंग एट थीटा इज ग्रेटर देन 90। ग्राफ देख के आप समझ सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। रदरफोर्ड साहब ने यहां तक तो अपना कमाल दिखाई दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। तो अब हम थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो जो हेड ऑन कोलिजन था, यानी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वाला जो था वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक तक जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस को टच थोड़ा कर पाएगा, उससे पहले ही वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मान लो ये है आपका, ये आपका एटम, इसमें एकदम छोटा सा आपका क्या है, न्यूक्लियस है। एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 टू द पावर -10, और जब इसका साइज होता है न्यूक्लियस का साइज, एटम का क्या साइज होता है, ये होता है, और न्यूक्लियस का साइज ये होता है फर्मी के रेंज का, याद रखिएगा 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल आपने भेजा, अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी खूब जाते होगी, खूब तेजी से आपने इसको फेंका, लेकिन आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूक्लियस ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो यहां से तो ये तेजी से चलेगा, लेकिन रिपल्सन जो है, यानी रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसे काइनेटिक एनर्जी को घटाते रहेगी, और घटाते घटाते क्या होगा कि जब ये यहां तक पहुंचेगा, यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल पास तक पहुंचेगा, कहां, यहां, यानी ए, ये सेंटर इसका क्या है,
ओ, न्यूक्लियस का सेंटर क्या है ओ, तो ये ओ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ओ तक पहुंचने से पहले क्या ए पे ही इसको रिपेल कर देगा और ये अपना रास्ता बदल देगा। तो मैक्सिमम ये कितनी दूरी तक जा सकता है, न्यूक्लियस के कितना नजदीक जा सकता है, r0 तक। दिस r0 is the distance of closest approach, ठीक है। तो लेट के ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है पहले, के ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल का मास कितना आपने रखा है ma और इसकी वेलोसिटी आपने रखी है इतनी, तो ये उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे अप्रोच करेगा आपके न्यूक्लियस की तरफ और कहां तक जा पाएगा, न्यूक्लियस से कितनी दूरी तक जा पाएगा, यहां, मतलब आपका अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड एटम इसका एटॉमिक नंबर मान लिया, एन एटम विद एटॉमिक नंबर z, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे z। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड एटम विद एटॉमिक नंबर z कैसे लेंगे आप, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आपको याद है हम कहते थे इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते थे। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k चार्ज ऑन, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है Ze, क्योंकि एटॉमिक नंबर Z है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z, चार्ज कितना हुआ e, और कौन इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव का, तो ये दो पॉजिटिव इसके हो गए अल्फा पार्टिकल का। और कितने दूरी तक अप्रोच कर पा रहा है, तो ये भी आप जानना है कितने दूरी तक अप्रोच कर पा रहा है, अप्रोच कर पा रहा है ये r0 तक, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, आगे लिख देते हैं, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, हाफ मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू के, इसके बाद वो लीजिए पहले 2k z स्क्वायर, z का एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, यानी गोल्ड दिया है तो ये गोल्ड का है, और r0 आपका पता ही है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब r0 हम निकाल लेते हैं यहां से। जब हम r0 निकालेंगे, r0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए नाउ r0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, r0 यही तो निकालना है। तो r0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4k z e स्क्वायर, और ये मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये वैल्यू मिल गई आपको, जहां k की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, z एटॉमिक नंबर है, गोल्ड रखा हुआ है तो गोल्ड का लेंगे, e की वैल्यू आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया होगा। तो ये निकाल लिया आपने एक सिंपल सा फार्मूला फॉर व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स, कुछ और टर्म्स जो है हमें जानने होते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, वो है एक तो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया, दूसरा है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि भैया इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। और
ये एंगल आपका कितना हो गया थीटा। अगर इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये आपका अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा इज स्कैटर्ड बाय एंगल अल्फा ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ these two positive charge of the nucleus and the positive charge of the alpha particle। तो here इम्पैक्ट पैरामीटर जो है b, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इसको कहते हैं b को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। b को हम क्या कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब जानिए क्या है ये। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ध्यान से देखिए। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द path of the alpha particle such that alpha particle is situated at a distance where it cannot experience any electrostatic force offered by nucleus। कहने का मतलब ये है इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल के पाथ में और वो उस लाइन से के बीच जो न्यूक्लियस के सेंटर से जा रही है, लेकिन वहां जहां अल्फा पार्टिकल के ऊपर न्यूक्लियस का कोई बल नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं? तो बीटा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज perpendicular distance between line passing through center of nucleus and path of alpha particle। तो path of alpha particle का मतलब नहीं कि यहाँ ये डिस्टेंस आपकी इम्पैक्ट पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्सन शुरू हो गया है। तो path of the alpha particle such that alpha is out of influence। कौन सा influence of repulsion, influence out, alpha is out of electrostatic लिखो यहाँ पे electrostatic influence of nucleus। ठीक है? इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the path of the alpha particle such that alpha particle is out of electrostatic influence of nucleus। तो इसको ये जो b है इसको हम क्या कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे। अब इस इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। डिराइव करते हैं। या आपका न्यूक्लियस है या आपका सेंटर है, ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी, यही आपका आप जानते हैं ना। ये अगर मिलाते हैं ये दूरी कितनी आप ले रहे हैं। अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मान लीजिए इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो इसको आप क्या ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं ना। तो इधर ये इतना तो कितना लेंगे बी लेंगे, इसका मतलब ये भी बी है और ये भी बी है। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत होगी नहीं, तो मिटा देते हैं।
ऑफ जाने। तो अब देखिए आगे का माजरा देखते हैं हम लोग। अब जब अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा तो आप जानते हो ना मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कहां तक अप्रोच कर पाएगा। ये अल्फा पार्टिकल आपका आया कहां तक जा पाएगा, इसके बाद तो ये मुड़ जाएगा ना अल्फा पार्टिकल, सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आया कहां तक, यहां के पास से ये डेविएट होना शुरू हो जा रहा है अल्फा पार्टिकल। तो यहां तक तो ठीक है, ये सही सलामत पहुंचा अल्फा पार्टिकल आपका कहां तक, यहां तक। यानी ये जो दूरी है ये इसी दूरी को आप क्या कहते हैं, r0 कहते हैं। यानी इसी दूरी को आप कहते हैं इंपैक्ट, यहां सॉरी इसी दूरी को आप कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0। तो ये दूरी हमको p मिल गई कितनी, ये जो दूरी है ये r0 है, ठीक। अब देखो इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल में आपको क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। सॉरी ये पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल क्या मिलेगा, थीटा। ये इतना एंगल कितना मिलेगा, अगर ये पूरा एंगल थीटा है, आधा एंगल कितना मिलेगा, थीटा अपॉन 2, और ये आधा कितना मिलेगा, थीटा अपॉन 2। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है r0 और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2b। तो अगर हम ये कहें cot theta by 2, तो cot theta by 2 जो होगा वो क्या होगा, cot theta by 2 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से, cot theta by 2 is equal to cot theta by 2 is equal to cot theta by 2 की बात करें तो theta by 2 cot theta by 2 is equal to this b upon r, ठीक है। theta by 2 की बात अगर हम करें तो r कितनी वैल्यू हो जाएगी, b और ये कितना है r0 है, ये कितना है, this distance is what r0, तो ये हो जाएगा b upon r0, ठीक। तो दिस इज r theta by 2। अब theta by 2 की वैल्यू कितनी आ गई, r0 by 2। तो आगे चलते हैं, theta is equal to theta by 2। रदरफोर्ड ने जो वैल्यू निकाली थी cot theta by 2, वो वैल्यू कितनी आएगी 2b upon r। हम सीधे चलते हैं वहीं पे, r 2b upon r0 cot theta by 2। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, है ना, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, ये याद रखना है आपको। जहां थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्काइटिंग है, तो cot theta by 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब आगे चलते हैं हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बाकी मामला क्या आएगा cot theta के टर्म में। यानी इम्पैक्ट पैरामीटर को अब हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए। r0 हम निकाल चुके हैं, r0 हम पहले ही निकाल चुके हैं, इससे पहले अभी हमने जब काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला निकाला था तो वहां r0 इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला क्या आया हुआ था, r0 ऑलरेडी हमारे पास इससे पहले भी हमने निकाला था 4k z स्क्वायर, 4k z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ये हमने अभी निकाला था। नाउ फ्रॉम फर्स्ट cot
cot theta by 2 अपॉन नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये 2 से ये कैंसिल होगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं दिस मच। यानी इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास कितना आ गया b kZd स्क्वायर kZd स्क्वायर cot theta by 2 मतलब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई b। ये आपको याद रखना है इंपैक्ट पैरामीटर के लिए। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जो डिस्कशन हमारा होना है वो एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के बारे में होना है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या था। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इतना सारा ऑब्जर्वेशन और कहानी सुनने के बाद अब हम रदरफोर्ड के मॉडल पे पहुंच गए। अब रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या है ये आता है और लिमिटेशन ये आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, भले ही कम स्पीड से, वो एक्सीलरेट कर रहा होगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही होगी। आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होती जाएगी। किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेडिएट होने के रूप में। तो एनर्जी कम होती जाएगी तो रेडियस भी घटता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो पहले रदरफोर्ड का मॉडल हम लिख लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत पुराने जमाने में पढ़ रहा है। से पहला वही प्लैनेटरी मोशन वाला कि पॉजिटिव चार्ज हैवी न्यूक्लियस a positive charge heavy nucleus is situated in a very small space। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन इनका यही था जिसको हम कहते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज हैवी न्यूक्लियस है ना, which is situated in a very small space। दूसरा हाइपोथेसिस उनका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्लाउड ऑफ electrons revolve around nucleus in fixed orbit। आप जानते हैं अगर ये न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना है, जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्या जरूरत होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की है। कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट है ना, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by, कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय static force of attraction between electron and nucleus। ठीक है जी, तो इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है mv स्क्वायर बाय r कौन प्रोवाइड करा रहा है? kZd स्क्वायर बाय r, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड जो भी है। और तीसरी हाइपोथेसिस इनकी ये थी कि आप जान ही रहे थे कि मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो वायलेंट है और थोड़े से हिस्से में इसका सारा मास है। तो इसका मतलब ये हुआ
वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, कितना, कितना मीटर इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज आप जानते हैं कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर, बहुत छोटा है जी, बहुत छोटा है। अगला हाइपोथेसिस देखते हैं इनका, नेक्स्ट फोर्थ हाइपोथेसिस, फोर्थ हाइपोथेसिस जो है ये कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus is equal to positive charge of atom, या कहें न्यूक्लियस, ठीक है, which keep atom neutral, जो एटम को क्या रख रहा है, न्यूट्रल रख रहा है। समझ में आया आपके? तो ये हाइपोथेसिस उन्होंने दी और एक्सप्लेन भी किया कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवॉल्व हो रहा है, कैसे रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एटम न्यूट्रल इसलिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या हो रहा है, आपका एटम न्यूट्रल है। अब जवाबदेही आती है इनकी और सवाल उठना शुरू होता है क्वांटम मैकेनिक्स से और खतरा आ जाता है एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ड्रॉबैक देखते हैं। तो भैया सबसे पहला यही है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जी, इसके चारों तरफ ये आपके न्यूक्लियस है पॉजिटिव और ये आपके इलेक्ट्रॉन है रिजल्ट। इनका रेडियस शुरुआत में कितना है, ये है आपका कार्बन। अब ये रिवॉल्व कर रहा है कंटीन्यूअसली, इट इज मूविंग। अगर मान लो इसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, तो v आप ये जानते हो कि whenever any object is moving on a circular path, constant स्पीड से भी अगर वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अगर जब ये यहाँ पहुंचेगा, यही जब ये यहाँ पहुंचेगा, अगर यहाँ पे इसका एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया ना, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। और आप जानते हो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन होने का मतलब ही है कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो नहीं सकता है। इसका मतलब हमको बहुत पहले ही प्लैंक ने बताया था और मैक्सवेल ने बताया था कि whenever a charged particle accelerates, it radiates its energy in the form of electromagnetic radiation। क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ये अपनी एनर्जी कम करता जाएगा। और आप जानते हैं कि आपने देखा कि रेडियस जो होता है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जब एनर्जी कम हो रहा है तो ये रेडियस भी धीरे धीरे कम होगा। पहले कितना था, इतना था, थोड़ी देर बाद कितना होगा, इतना होगा, थोड़ी देर बाद और कम होगा, थोड़ी देर बाद और कम होगा, थोड़ी देर बाद और कम होगा और कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का
electron will go on decreasing and electron should fall in nucleus. ठीक है, इट इज ऐसा क्या, ऐसा है क्या, ऐसा होता तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, हम आपको यहाँ पढ़ा रहे होते हैं ना, कैमरा चल रहा होता है ना, कमरा होता है, सब एटम से बने हैं. इट इज नॉट सो, है ना. सो देयर मस्ट बी ड्रॉबैक. पहला ड्रॉबैक यही हो गया. दूसरा ड्रॉबैक क्या था, ये भी देख लेते हैं. दूसरा ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड साहब का जो एटॉमिक मॉडल था वो स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था. एक दिक्कत इसकी ये भी थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिफरेंट एटम्स. ठीक है, तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था, इट कांट एक्सप्लेन spectral line of different atoms, है ना, different elements atom. आपको बताया था कि कोई भी एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं. या दूसरे शब्दों में कहें कि स्पेक्ट्रल लाइंस ही उनकी क्या है, फिंगरप्रिंट है. स्पेक्ट्रल लाइन देख के ही आप बता दोगे कि कौन से एलिमेंट का स्पेक्ट्रल लाइन है वो. ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था. तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, जिसने इनके एटॉमिक